जोजो बिज़ार एडवेंचर एक ऐसा एनिमे है जो कि बहुत ही कम टाइम में एक एंटरटेनिंग स्टोरी, बहुत ज़बरदस्त एक्शन और कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देके जाता है। अब पार्ट 4 को ही ले लो जिसमें कि टोटल 39 एपिसोड्स हैं और उसके भी आधे पार्ट तक उसका एंटेगनिस्ट गायब रहता है, लेकिन बचे हुए आधे पार्ट में वो कुछ ऐसा करके जाता है जिससे कि फैंस हमेशा ही उसको याद रखें। और यही कारण है कि योशिकागे कीरा काफ़ी सारे जोजो फैंस का बिल्कुल फेवरेट विलन है और इसीलिए मैं कैरेक्टर डिस्कशन सीरीज की स्टार्टिंग उसी से ही करने जा रहा हूँ। तो योशिकागे कीरा एक बिल्कुल ही आम आदमी है जो कि अपनी जॉब पे जाता है, अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड है, उसे पीस और अकेलापन काफ़ी पसंद है, वो अपने शहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। उसको देखकर आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि वो गाय नेक्स्ट डोर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी हमारी लोकेलिटी में भी एग्जिस्ट करता होगा। अब अगर आप ये सारी बात किसी भी पर्सन को बताओगे ना, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कीरा एक विलन होगा। सिर्फ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कीरा को विलन की कैटेगरी में लेके आती है और वो है मर्डर करने की इंस्टिंक्ट। कीरा असल में एक सीरियल किलर है जो कि टारगेट करता है यंग अट्रैक्टिव फीमेल को और इतने सफाई से उन्हें निपटाता है कि कभी भी कोई भी एविडेंस नहीं बचता। अब वैसे तो कीरा हमेशा ही ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके का सुराग ना बचे, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को पता लग जाता है कि कीरा एक सीरियल किलर है तो फिर वो ये भी ध्यान रखता है कि वो आदमी ही ना बचे। और यही कारण है कि कीरा को पकड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल था और इतने सारे स्टैंड यूजर्स के एफर्ट्स और इंटेलेक्ट लगी थी उसे ट्रैक करने के लिए। हालांकि इसका पूरा क्रेडिट तो कीरा को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर उसके पास कोई दूसरा स्टैंड होता तो शायद वो इतने सफाई से मर्डर नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी कीरा एक बहुत ही केपेबल स्टैंड यूज़र है जिसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। अब वैसे तो कीरा दूसरे विलन्स की तरह बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है, ना ही उसका कोई वर्ल्ड डोमिनेशन का सपना है, ना ही वो कोई पावरफुल ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहता है और ना ही वो दुनिया को किसी भी तरह से चेंज करना चाहता है। उसका सिंपल सा फंडा है अपनी लाइफ जियो और मर्डर करते चलो, जिनको कि वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। उसे पता है कि मर्डर करना गलत है, लेकिन साथ में उसका एक डिफेंस भी है कि चूंकि हर आदमी कुछ कार्नल डिजायर के साथ पैदा होता है, उन्हें वो ज़्यादा समय तक सप्रेस नहीं कर सकता। और ऐसा होते हुए हम कीरा के साथ देखते भी हैं जब वो कोजाकू का फेस चुराता है और एक लंबे पैच को गुजारता है जिसमें कि वो मर्डर नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है। अराकी ने कीरा के कैरेक्टर के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दिया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि कीरा की काफ़ी सारी बातें हमें जब पता लगती हैं जब वो ऑफ स्क्रीन होता है। अब ये सारी डिटेलिंग अगर अराकी ऐड नहीं भी करते तो भी इससे स्टोरी पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस डिटेलिंग के कारण कीरा का कैरेक्टर और भी अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे कि उसका स्टैंड आउट ना करने का नेचर। टैलेंट होने के बाद भी कीरा किसी भी कंपटीशन में थर्ड से ऊपर प्लेस नहीं होता। ठीक उसी तरीके से वो ऑफिस फोटोग्राफ में भी थोड़ा सा पीछे की तरफ खड़ा होता है, जिससे कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए। इन सब बातों से ये पता पड़ता है कि कीरा कितना ज़्यादा अटेंशन को अवॉइड करना चाहता है ताकि वो एक आम आदमी बन के रह सके। नॉर्मली हम देखते हैं कि विलन्स कितना ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं जिनके बारे में दूसरों को पता होता है, उनका नाम होता है, उनका डर होता है, उनका खौफ होता है। लेकिन कीरा इसके जस्ट अपोजिट है, वो बिल्कुल भी खतरनाक आदमी नहीं लगता है और यही बात उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन बनाती है। मतलब कौन ही शक कर सकता है कि ये आम आदमी ही इन मर्डर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सीरियल किलर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप ज़रूर होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रीपी हैबिट्स होती हैं जो कि सामने वाले को फ्रीक आउट कर दे। कीरा के अंदर भी कुछ ऐसी हैबिट हैं, जैसे कि फीमेल का ना ही सिर्फ मर्डर करना बल्कि उसके हाथ को घर पे लेके आना, संभाल के रखना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि वो जिंदा हो। इसके अलावा कीरा लक का भी बहुत बड़ा बिलीवर है। हालांकि इसमें कोई इतनी क्रीपीनेस वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो लक को मेजर करता है वो किसी को भी क्रीपी लग सकता है। कीरा नाखूनों के लेंथ से ये डिसाइड करता है कि उसके मर्डर करने के चांसेस कितने ज़्यादा ब्राइट होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नाखूनों का स्टॉक भी रखता है विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जिसको देखकर जोतारो और उसका पूरा गैंग भी फ्रीक आउट हो गया था। अब कीरा का लक पे इतना ज़्यादा रिलाय करना जस्टिफाइड है या नहीं, इसके बारे में बात करूंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। पर अब आते हैं कीरा एज अ स्टैंड यूज़र पे। किलर क्वीन कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि किसी भी पर्सन को बॉम्ब बना के उड़ाना ये उसकी सबसे वीकेस्ट एबिलिटी है।
और जब पहली बार मैंने इस एबिलिटी को देखा था तो मुझे लग रहा था कि अराकी ज़रूर आगे चल के कुछ ना कुछ वीकनेस बताएंगे, लेकिन वीकनेस तो छोड़ो, वो 2 और नई स्टैंड एबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि पहली वाली से भी ज़्यादा ओवर पावर्ड होती हैं। पहली है शेयर हार्ट अटैक, एक ऐसा इनडिस्ट्रक्टेबल बॉम्ब जो कि बार बार फटता है और एक होमिंग मिसाइल की तरह काम करता है, यानी जिसके पीछे वो पड़ गया उसकी तो मौत पक्की है। और सबसे लास्ट में बाइट डस्ट, जिसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, शायद जोजो यूनिवर्स की दी मोस्ट बस्टेड एबिलिटी, जिसका यूज़ करके कीरा नई नई टाइमलाइन बना सकता है जिसमें कि वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल होता है, क्योंकि जिस किसी को भी कीरा की असलियत के बारे में पता लगता है वो बॉम्ब बन के फटे आता है और टाइम वापस से रीसेट हो जाता है। अब ये तीनों एबिलिटीज सुनने में कितनी भी कूल क्यों ना लगती हो, लेकिन इनके बेसिस पे कीरा कितना केपेबल स्टैंड यूज़र है इसको जज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये तीनों ही एबिलिटीज इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इनमें स्ट्रेटेजी लगाने की गुंजाइश बहुत कम है। और इसीलिए शायद अराकी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक चौथा एलिमेंट, जो कि होती है एक स्टैंड यूज़र कैट, जिसको कि कीरा मार देता है, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा जाती है एक प्लांट के अंदर और जैसे ही कीरा का उससे सामना होता है वहीं कीरा समझ जाता है कि इस एबिलिटी को वो अपने स्टैंड पावर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकता है और वहीं उसके दिमाग में क्लिक होता है इनविजिबल एयर बॉम्ब बनाने का आइडिया। हाँ, इनविजिबल एयर बॉम्ब, यानी कि जो हवा में दिखते ही नहीं है। और यहीं से हमें पता लगता है कि कीरा कितना काबिल स्टैंड यूज़र है। इनफैक्ट वो एक जीनियस है, क्योंकि इस तरीके का आइडिया सिर्फ एक जीनियस के दिमाग में ही आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कीरा का लक पे इतना ज़्यादा रिलाय होना, क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है? क्योंकि एक तरफ तो उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन के तौर पे दिखाया गया है और दूसरी तरफ वो लक को इतनी ज़्यादा वैल्यू देता है, तो मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है, बिकॉज गुड लक ने उसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकाला। मतलब ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था। पहली बार जब कोइची के सामने उसकी असलियत आती है, जोसुके और ओकायासु भी वहाँ पे आ जाते हैं, किस्मत से उसे ऐसी स्टैंड यूज़र मिल जाती है जो कि प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म कर सके। उसके बाद जब हयाटे को उसकी असलियत के बारे में पता लगा था, उसी वक्त उसे पता लग गया था कि उसका गेम ओवर हो चुका है, लेकिन तब बाइट डस्ट उसे बचा लेती है। और सबसे लास्ट में जब वो बेवकूफ़ी में ही खुद को रिवील कर देता है, उस मोमेंट पे भी हयाटे उस प्लांट कैट को लेके आया था जिसे कि वो वेपन की तरह यूज़ कर सके। और इन सब के बाद उसके पिताजी तो उसके साथ में थे ही, तो इतना गजब का लक होने के बाद उसका लक पे बिलीव करना टोटली जस्टिफाइड था। लेकिन उसकी बदनसीबी ये थी कि उस पर्टिकुलर दिन ओकायासु का लक उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ना ही सिर्फ वो मौत के मुंह से बाहर आता है बल्कि अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उस प्लांट को किलर क्वीन की बॉडी से भी बाहर निकाल लेता है। तो कुल मिला के कीरा को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा था ना, वही चीज़ उसे ले डूबी। अगर वो लक पे इतना ज़्यादा ओवर रिलायंट नहीं होता और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो खुद को ही रिवील कर दे, तो बाइट्स द डस्ट से उसकी इनविंसिबिलिटी को कोई भी नहीं तोड़ पाता। अब कीरा के डेथ के पीछे थोड़े बहुत मीनिंग है और जिस तरीके से वो मरा वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, बिकॉज कीरा यही चाहता था कि ज़िंदगी भर उसे कोई भी नोटिस ना करे। और वो ट्रक ड्राइवर कीरा के चेहरे पे ट्रक इसीलिए चढ़ा देता है क्योंकि वो नोटिस ही नहीं कर पाया कि कीरा वहाँ पे मौजूद था। और सबसे लास्ट में कीरा को जिस तरीके की हैंड फेटिश थी, वो जिन विक्टिम के हाथ अपने घर में लेके आता था, शायद वही विक्टिम अपने दूसरे हाथ से उसे उस रेल्म के अंदर खींच लेते हैं जिसको कि रैमी ने डेथ से भी बदतर बताया था।